बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कश्मीर डिजिटल से मैं हूं सरदार ज़फ़र जी। नाज़रीन, में मुल्क में यह तालीमी जो सिस्टम है उसकी अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पे फ़नी और साइंसी जो तालीम दी जा रही है, इसके लिए जो रियासत जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे जो इदारे कायम हैं, उस इदारे के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त माहिर तालीम और प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम अब्दुल बासित साहब से पूछेंगे कि अब्दुल बासित साहब पहले बताएँगे कि ये मुल्क में जो ख़ास तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इसमें जो तालीमी इदारे कायम हैं, ख़ास तौर पे जो साइंसी और फ़नी जो तालीम जहाँ पे दी जा रही है, क्या आपके नज़दीक ये इदारे ये तालीम देने के लिए काफ़ी हैं? थैंक यू सो मच ज़फ़र साहब, आपका, आपके चैनल का, कि आपने इस अहम इशू पे मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। एक्चुअली ये थोड़ी सी बात समझने वाली है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, अगर आप दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स देखें तो वो गुज़श्ता तकरीबन 20 सालों से ये कह रहे हैं कि जी आपकी पूरी दुनिया में, और इकोनॉमिक जो दुनिया के माशी फोरम्स होते हैं, ये वो फोरम्स हैं जो पूरी दुनिया में जॉब्स देते हैं, जिन्होंने आगे जो एजुकेशन के बाद जो हमारी यंग जनरेशन है, जब वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में ये जो जॉब्स ऑफ़र करते हैं। तो उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली आप देखें कि वो अरसा 20 साल से ये कह रहे हैं कि अब जो रवायती एजुकेशन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें स्किल्ड लोग चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो जिनके पास लाइफ स्किल्स हों, वो आईटी एक्सपर्ट्स हों, आईटी के स्किल्स हों, एआई के स्किल्स हों। तो इस हवाले से अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है, स्पेशली मैं अपने इस खित्ते की बात करूँगा कि यहाँ पे ना सिर्फ ये इदारे नाकाफ़ी हैं, बल्कि इस हवाले से कोई आज तक पॉलिसी नहीं बनाएगी। आप अपना बजट देखें, उसमें आपकी जो रवायती एजुकेशन है उसका बजट देखें और जो स्किल्ड एजुकेशन है उसका बजट देखें। हमारे खित्ते में जो जो कुछ इदारे हैं भी, जो ये टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और उनके पास भी जो उनके रिसोर्सेज हैं वो इतने लिमिटेड हैं। आपको पता है स्किल्ड एजुकेशन को आपको लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट आपको लैब्स चाहिए होती हैं, आपको टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है, आपको फील्ड में जाना होता है। तो ये सर आपने बजट का जिक्र किया तो ख़ास तौर पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो फ़नी और टेक्निकल जो तालीम के लिए जो बजट रखा गया है, कि आया ये आपके नज़दीक ये हुकूमत की जो तरजीहात में ये क्यों नहीं है, ये इसकी वजह क्या है? सर, तरजीहात में देखें, हमारा जो सिस्टम इवन के अनफॉर्चुनेटली जो रवायती एजुकेशन है वो भी इतनी यानी कि एक्सपायर्ड है और आउटडेटेड है कि उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ये तो वो सिस्टम अभी तक नहीं चेंज कर रहे कि जो हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह में जो एक रवायती सिस्टम है वो आज से चला आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुके हैं। वही थ्योरेटिकल चीज़ें, वही बच्चों को पढ़ा के आज से 100 साल पहले एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इंजीनियर ने क्या किया था, वही चीज़ें उनको रटवा के, उनको क्रैम डाउन करवा के। और टेक्निकल एजुकेशन की जहाँ तक बात करूँ, ये तो वो सिस्टम है कि रवायती, आज से आप देखें ज़फ़र साहब, अगर आप 100 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे कोई रवायती एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, इनकी कोई सेग्रीगेशन नहीं थी। आपकी रवायती एजुकेशन ही आपकी टेक्निकल एजुकेशन होती थी। कोई पढ़ा लिखा आदमी होता था, वही एप्लीकेशंस लिखता था, ऑफिस में काम करता था, लोग उसकी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ शामिल ही नहीं है। हमारे यहाँ बस क्लैरिकल माइंड्स पैदा किए जाते हैं। अब देखें, जो आपके मैं अपने खित्ते की एग्जांपल दूंगा, एक छोटा सा रावलाकोट है, इतना सा डिवीजन है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसमें इस रवायती एजुकेशन सिस्टम में हर 6 माह बाद आलमोस्ट आपके 6000 से 8000 ग्रेजुएट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अब गवर्नमेंट ये बताएगी, गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है कि उनको कैसे मोबिलाइज़ करेगी। जब तक उनके पास लाइफ स्किल्स नहीं होंगे, टेक्निकल एजुकेशंस नहीं होंगी, इदारे नहीं होंगे हमारे पास, उनके लिए फ़ंड्स नहीं रखे जाएंगे, पॉलिसीज़ रिव्यू नहीं की जाएंगी, तो ये जो लोग हैं, ये हमारी इस रियासत के ऊपर, हमारे इस खित्ते के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। सर, मुल्क में जॉब्स नहीं हैं, जो पढ़े लिखा अगर तबका देखा जाए तो वो बढ़ रहा है, तो ख़ास तौर पे बर्न मुल्क के लिए जो टेक्निकल जो एजुकेशन है उसके लिए भी कोई इस तरह का इदारा नहीं है। तो आया जो हमारे ऊपर जो चैलेंज आने वाले जो मज़ीद हैं, तो उसका हम किस तरह सामना करेंगे? सर, उसके लिए हमारे पास कोई प्लान मौजूद नहीं है, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आप जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी रिपोर्ट इस 2050 की स्टडी करें तो उसमें आप देखें कि 2030 तक उन्होंने बताया कि जी 92 मिलियंस लोग जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे। ठीक है, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा आपके एआई से और आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इन आईटी टूल्स के साथ। ठीक है, तो वो लोग हैं कि वो सारे वो लोग रिप्लेस होंगे कि जो एक रवायती, जिनके पास कोई स्किल नहीं है। आज भी पूरी दुनिया में इन चीज़ की जो लाइफ स्किल्स हैं आपके पास, उनकी डिमांड है। और हमारे यहाँ एक ही सोर्स है, आपको पता है कि जो, अगर मैं अपने खित्ते की बात करूँ तो हमारे जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, या तो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं या लोग यहाँ पे हमारे बाहर जाते हैं, मिडिल ईस्ट या बाकी कंट्रीज़ में। आप यूरोप की
پالیسیز دیکھیں کہ کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ کے اندر اسٹوڈنٹ ویزے کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹائٹ ہو چکی ہیں، اور ایجوکیشن کے بعد فی الفور جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے لوگ وہاں پہ مختلف ایجوکیشن کے بعد جابز وغیرہ اور ورک ویزا وغیرہ وہ اپلائی کر دیتے تھے، اب یہ پالیسی بھی ہمارے پاس صرف مڈل ایسٹ ہے، اور مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسکلڈ اور پروفیشنل اور جو ووکیشنل ورکرز ہیں ان کی ضرورت ہے، اور ان کو ہمارے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم وہ لوگ پروڈیوس کر سکیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں، جو ان کی ورک فورس ان کو چاہیے، جو مین فورس چاہیے، ان کے اکارڈنگلی ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں امپلائمنٹ۔ سر ایز اے ایک تو حکومت ہے اس کو تو علیحدہ رکھتے ہیں، تو دوسری جانب ہم ایز اے سوسائٹی تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا رول ہے پلے کرنا چاہیے؟ سر رول یہ میں بینگ اے ٹیچر، میں عرصہ 20 سال سے میں ٹیچنگ میں، اور میں شاید میں وہ واحد ٹیچر ہوں گا کہ میں اس روایتی ایجوکیشن کے خلاف ہوں۔ میں ان بچوں کو جن کو ہم پش کرتے ہیں، جن کو ہم میٹرک کے بعد جو ہے ان ویلنگلی وہ نہیں بھی پڑھنا چاہ رہے ہوتے، تو ہم ان کے اوپر اپنے اوپر بھی ایک برڈن فائنینشلی اور ان کا ٹائم بھی ویسٹ کرواتے ہیں، ان کو یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں۔ اب یونیورسٹیز میں ہمارے دور میں BA ہوتا تھا، ٹھیک ہے، 2 سال میں آپ کر کے وہ، آج کل آپ BS میں چلے جائیں تو اس کے 8 سیمسٹر ہوتے ہیں، اور ہر سیمسٹر کی فی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کی BS کی ڈگری، ایک ایوریج ڈگری جو ہے 30 سے 35 لاکھ روپے میں آپ کو وہ جا کے اینڈ پہ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میٹرک کے بعد FSC کے بعد اب روایتی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں لائف سکلز سیکھنے چاہیے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ایک طرف آپ کے ایک PhD اسکالر ہے، ٹھیک ہے، جو اس روایتی ایجوکیشن سسٹم میں وہ آیا ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس ایک ہارڈلی ایک میٹرک بچہ جس کے پاس کوئی اسکل ہے، IT کا اسکل ہے، وہ AI میں ایکسپرٹ ہے، تو وہ اس کا فیوچر اس سے زیادہ بہترین ہے۔ تو میں لوگوں سے اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ لائف سکلز کی طرف آئیں، آپ کمپیوٹر سکلز، IT سکلز، AI سکلز جن کی دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، آپ ان کی طرف جائیں، اور ان چیزوں کے لیے کسی ڈگری کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے اپنی ایکسپرٹیز ان میں بنائیں اور آپ اپنے بہتر فیوچر کے لیے کام کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو تھے ہمارے تعلیم پروفیسر عبدالباسط صاحب تھے، جو بتا رہے تھے کہ فنی اور جو سائنسی جو ایجوکیشن ہے وہ کس حد تک ہماری ضرورت بن چکی ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان ظفر زید کو۔ اللہ نگہبان۔